हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष पुनः वीडियो 2018 23 दिसंबर 2022 द्वितीय पाली में संपन्न रीजनिंग के प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का सॉल्व कराया था, आज हम 26 से 50 तक के प्रश्नों का संकलन देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि सुधाकर सुधा का पति है। हमसे कह रहा है जो सुधाकर है वो आपके सुधा का पति है। ठीक है, वो आपके सुधा का पति है। ठीक है, इसको हमने ट्रायंगल से दर्शा दिया। ये पति है यानी पत्नी हो गए। ठीक, सुधाकर सुमेधा के नाना है। ठीक है, यानी कि जो सुधा की बेटी आपकी सुमेधा कहलाएगी। ठीक है, तो ये सुमेधा के नाना हो गए। मम्मी की मम्मी, उनके पति नाना। ठीक, और सुधा सोमेश की दादी है। जो सुधा है वो सोमेश की दादी है, यानी कि जो बेटे का बेटा है के जो बेटी है यानी सुधा है, सॉरी सोमेश है, जो सोमेश यहाँ पे सोमेश के पापा की मम्मी सोमेश की दादी कहलाएंगे। ठीक है, राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। तो अगर यहाँ पे ये फीमेल है तो ये रितिका है और इसके पति का नाम है राकेश। ठीक, चलिए, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। तो यहाँ सोमेश तो है ही, साथ ही साथ सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। तो यहाँ पे अगर ये मेल है तो यह रोमेश हो गया और इनकी पत्नी हो गई रोमा। ठीक, इनकी पत्नी हो गई रोमा। तो हमसे पूछ रहा है कि रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है। तो मित्रों ध्यान से देखिएगा कि रोमेश के माता पिता सुधाकर और सुधा है, रितिका के भी माता पिता सुधाकर और सुधा है। तो अगर रोमेश के भी मम्मी पापा सुधाकर और सुधा है, रितिका के भी मम्मी पापा सुधाकर सुधा है, तो रोमेश और रितिका आपस में भाई बहन कहलाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूं। रत्नाकर कहता है, क्या कहता है रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं। ठीक है, मैं रश्मि का भाई हूं। ठीक, रश्मि का भाई हूं जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। ठीक है, मैं उस रश्मि का भाई हूं कि जो कि सदानंद और सुरेखा की पोती है। ठीक है, पोती है। ठीक, इसका मतलब है कि ये अब यहाँ पे आएंगे आपके सदानंद और सुरेखा। ठीक है, सदानंद और सुरेखा की ये आपके हो गए पोती हो गई। रश्मि क्या कहती है, मैं रजनी की बेटी हूँ, उस रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। ठीक है, रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूँ, लेकिन कौन सी रजनी की बेटी हूँ, जो सुरेखा की बहू है। तो सुरेखा की बहू अर्थात इसके पापा की वाइफ, रश्मि के पिता की वाइफ, रश्मि की माँ। ठीक, यानी सदानंद का बेटा रश्मि के पिता हुए, सदानंद और सुरेखा की बहू रश्मि की मम्मी हुई। ठीक है, रजनी। ठीक है, और क्या कहता है, रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या संबंध है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, रत्नाकर अगर रश्मि के पिता है, यह ट्रायंगल रश्मि के पिता है, तो यह रत्नाकर के भी पिता है। तो रत्नाकर के पिता है सदानंद। ठीक है, अर्थात रत्नाकर के दादा हैं। ठीक, रत्नाकर के दादा हैं। तो यहाँ पे मित्रों हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा यह दादा और पोता कहलाएंगे। ठीक, ये दादा और पोता कहलाएंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन कहलाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि ये कह रहा है इस तरीके से, इसका अर्थ है ए बी का पति है, इसका अर्थ है बी ए का बेटा है, इसका अर्थ है कि बी ए की बहन है, और इसका अर्थ है कि बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एस टी का भाई है कह रहा है। ठीक, जो एस है वो टी का भाई है। तो देखिएगा पहले भाई वाला कहाँ पे है, आप गौर से देखिएगा, ये वाले को देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि जो बी है वो ए का भाई है, अर्थात यहाँ पे जो एस है वो आपके टी का भाई है। तो इसका मतलब हुआ कि टी परसेंटेज एस लिखा होना चाहिए आपके ऑप्शन में, टी परसेंटेज एस।
जहां पे होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप गौर से देखिएगा मित्रों, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट मैच कर रहा है। यहाँ देखिए टी परसेंटेज एस दिया है, ठीक, अर्थात ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ना है, ठीक है, दिए गए कथनों को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है, ठीक, आपको उत्तर देना है कि इसमें से कौन सा सही है। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई भी जो टैबलेट है, ठीक, उसका संबंध आपके कंप्यूटर से नहीं है, ठीक, और कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, ठीक, और जो सभी कंप्यूटर हैं वो आपके मोबाइल हैं, ठीक। तो देखते हैं इसमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है। देखिएगा मित्रों, जब यहाँ पे जिसका संबंध दिया गया होता है कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष भी निकाला जाएगा टैबलेट और कंप्यूटर के बीच के ही संबंध निकाले जाएंगे, ठीक है। तब वहां से आप एक संबंध पाएंगे, तो यहाँ पे वही निकाला जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, आप कह रहा है कि कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, ठीक, तो कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक, लेकिन संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर समझिएगा, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो देखिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, तीसरा, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, अगर सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही है। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, अगर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हो सकते हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर नहीं हो सकते, तो ये गलत है, पहला। दूसरा देखिएगा, एक बार और देखिएगा पहले और दूसरे को, ए और बी को। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, हमने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। दूसरा, हमारा कथन कह रहा है कि कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि कोई टैबलेट कंप्यूटर है ही नहीं। तो जब सारे के सारे कंप्यूटर मोबाइल हैं, तो यहाँ पे टैबलेट और मोबाइल के बीच में तो कोई संबंध होगा ही नहीं। एक तो ये हो गया समझने के लिए, तो ये भी नहीं है, ठीक। फिर बी देखिएगा, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो जब यहाँ पे कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में संबंध है, यहाँ सारे कंप्यूटर मोबाइल हैं, तो सभी मोबाइल, कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है, यह भी पूर्णतः गलत बात है, ठीक, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, इस कथन में। चलिए नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़ना है, सभी जेबरा घोड़े हैं, सभी जेबरा घोड़े हैं और सभी घोड़े गधे हैं, ठीक, सभी जेबरा घोड़े हैं और सभी घोड़े गधे हैं, ठीक है, सभी जेब्रा आपके घोड़े हैं और सभी घोड़े घोड़े आपके गधे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है मित्रों। कह रहा है सभी जेब्रा गधे हैं, तो देखिएगा आप इसको ऐसे बाहर की तरफ देखिएगा, तो अगर आपका संबंध बनेगा तो सही रहेगा। सभी जेब्रा गधे हैं, तो देखिएगा है, इसका मतलब सही है। सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जेब्रा हैं, देखिए उल्टा बात करने लगा, ठीक, सभी गधे जेब्रा हैं, तो ये गलत हो गया। कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, तो देखिए सभी से कुछ, सभी से कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी नहीं निकाला जा सकता, ये हमें पता है। तो सभी, यहाँ पे जब सभी जेब्रा आपके गधे हैं, तो क्या कुछ गधे जेब्रा हैं? बिल्कुल, यह कथन निकाला जा सकता है। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, देखिए कुछ घोड़े जेब्रा हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन यही कहता कि क्या सभी घोड़े जेब्रा हैं, तो गलत हो जाता। यानी कि ए सी डी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों कि इसके 15वें स्थान पर क्या आएगा। तो देखिएगा, गौर से समझिएगा इसको। तो आप देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें से स्वर जितने हैं उनको गोला कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी स्वर हैं उनको गोला कर दिए। ठीक है, चलिए लेफ्ट से अब 15 स्थान काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें पे कौन सा है आपका? एस है। ठीक, आपका सही उत्तर कौन सा है? एस है। चलिए नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी तुरंत नोट कर लेते हैं मित्रों। ठीक, तो देखिएगा अभाज्य में आपका एक 2 है, 2 एक समअभाज्य संख्या है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, ठीक, और आपका फिर 11 है, 13 है, ठीक है, 11 13 के बाद फिर आपका 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है। ठीक, अब आप 11वें स्थान पे देखिए कि आपकी कौन सी संख्या आ रही है, हमसे यही पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें पे आपका कौन सा आ रहा है? आर आ रहा है। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार करना है। हमसे कह रहा है कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा 31 31 में से 17 गए, आ गया 14। ठीक, 14वां। तो आप मित्रों राइट साइड से बात कर रहा है, राइट से कह रहा है 31वें अक्षर के दाएं तरफ से 17वें अक्षर 17वें स्थान पर क्या आता है। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए दाएं से आपको 31 स्थान जाना है, फिर आपको 17 स्थान लौट के आना है, यानी कि दाएं से 14वां अक्षर जो होगा वही आपका उत्तर होगा। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यू है आपका। ठीक, यू है आपका, यानी कि यू आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को इस रूप में कोडित किया जाता है, इसको इस रूप में कोडित किया जाता है तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ए से जेड पे -1 का अंतर है, दिख रहा होगा। ये n का 14 है, o का 15 है, तो +1 है, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये 9 से 8 हो गया -1, और ये आपका m से n हो गया +1। ठीक, a से z हो गया -1, l से m हो गया +1, ये हमको दिख गया। बिल्कुल इसी में भी देखिए i का 9 है, h का 8 है, यानी -1, ये इधर से +1, इधर से -1 +1 -1 +1। ठीक, इसी तरीके से ELEPHANT एलिफेंट का निकालेंगे। तो एलिफेंट में यहाँ पे हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा D, यहाँ +1 तो L के बाद आ जाएगा M, -1 E के बाद D, P का यहाँ पे आ जाएगा PQ। ठीक है, फिर H का -1 होगा, तो H का -1 क्या हो जाएगा G, A का +1 क्या हो जाएगा B, N का -1 हो जाएगा M, और T का आपका +1 हो जाएगा U। ठीक, T का हो जाएगा U। MD QD BGUM, कौन सा ऑप्शन आपका सही है देख लीजिए। MD QDB GUM, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उस शब्द युग्म का चयन करना है मित्रों जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अगला
आएगा। चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं या देख लेते हैं। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 और 3 19 के बाद क्या आएगा 3 22। 22 किसका होता है? यू का, वी का होता है। ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका, इनके बीच में -3 है। 23 -3 20, 20 में से 3 गए 17, 17 में से 3 गए 14, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गए 5। ठीक, 5 आ गया। सही है, यहाँ पे -3 का अंतर है और यहाँ पे मित्रों आपके +3 का अंतर है। ठीक, तो VE आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये इसमें कह रहा है कि आपका निम्नलिखित श्रृंखला में अगला कौन सा आएगा। तो ये मित्रों आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज गलत है, ये आपके आयोग ने इसे प्रश्न को ही हटा दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि आपसे क्या आएगा। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा संख्या में 34 33 32 31 29 30, तो अब 31 और 32, तो यहाँ पे संख्या तो 31 आएगी मित्रों, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखते हैं और क्या है। देखिए 2 यहाँ पे है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, तो 12 और 5 17 होना चाहिए। तो 17 किसका है? क्यू का है। ठीक, तो Q31 आपका करेक्ट आंसर होगा, Q31। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इस सीरीज को हम फिर से देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी, क्या है यहाँ पे। ये देखिएगा W का 23 होता है, 23 के बाद आ गया आपका 21, 21 के बाद 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 15, 15 के बाद 2 की कमी हो रही है। ठीक, 2 की कमी हो रही है, तो 15 के बाद अब आ गया आपका नंबर, जब 2 की कमी करेंगे आप तो 13। ठीक, 13 आएगा, 13 के बाद 2 की कमी करेंगे 11 आएगा, 11 के बाद 9 आएगा। सही है, तो 13 13 किसका होता है? M का होता है। ठीक, ये हमको पता चल गया। चलिए और देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये नंबरिंग आप ध्यान से देखिए, तो जो इसकी नंबरिंग है अल्फाबेट में, वही नंबरिंग यहाँ नोट किया गया है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। फिर देखिएगा मित्रों आगे, और आपके अंतर में क्या है। यहाँ पे है 4, तो 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 2 14 आएगा, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18। ठीक, तो यहाँ M14 आ गया। साथ ही साथ अब फिर देखिएगा 3, 3 के बाद आपका E है 3 2 5, 5 के बाद फिर G है 7, 5 2 7, तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, फिर 13 आएगा तो M13। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि गिनती और स्वरों के बीच का अंतर कितना है। तो इनको पहले काउंट कर लें, गिनतियां कितनी है ये काउंट कर लेते हैं। तो हमारी जो मित्रों गिनती है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, तो अंक हमारे कितने हैं? 10। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें वॉवेल कितने हैं। ठीक है, स्वर कितने हैं। तो एक, फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे 2। ठीक, 2 के बाद फिर आप देखिएगा 3 4 और ये 5। तो आपके वॉवेल कितने हो गए, स्वर कितने हो गए? 5। तो अंतर दोनों का कितना आएगा? 10 - 5 = 5। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है कि यदि हम प्लस को भाग से और माइनस को गुणा से प्रतिस्थापित कर दें तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मित्रों आपका 32। प्लस को भाग से कर देते हैं और भाग को प्लस से कर देते हैं, यही हमसे कह रहा है। गुणा को माइनस से कर देते हैं और माइनस को गुणा से कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास से। पहले भाग सॉल्व होगा तो 4 अठे 32, 8 धन 3 माइनस 2 गुणे 5। अब गुणा की बारी है, ठीक है, तो 8 धन 3 माइनस 10। अब जोड़ की बारी है तो इनको इनको जोड़ दीजिए, तो 8 3 11, 11 माइनस 10 बराबर 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्त है, आवश्यक है। ठीक, प्रश्न है कि यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान निकालने के लिए हमको कौन सा समीकरण चाहिए। पहले समीकरण से ही हमारा x की वैल्यू आ जाएगी कि दूसरे समीकरण की भी आवश्यकता पड़ेगी या दोनों हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, यही हमको चेक करना है। ठीक है, यही हमको चेक करना है। तो देखिएगा मित्रों, जब दो अचर संख्याएं हैं तो हमेशा दो समीकरण चाहिए, यानी कि पहला और दूसरा दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। दूसरी बात है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे ये हमारा कंफर्म हो जाएगा क्या x की वैल्यू आएगी। हम साइन कर देते हैं चेंज, साइन चेंज कर दिए तो x निकल गया, यह आया आपका 3y, 2y प्लस y 3y बराबर 12, 14 में से 2 गए 12, y बराबर आ गया 4। अगर y बराबर 4 है तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 2, तो x बराबर 6, अर्थात हमें दोनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो कह रहा है कि x का मान प्राप्त करने के लिए न तो समीकरण 1 और न ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त है, परंतु दोनों एक साथ आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। सुधाकर रमेश से लंबा है, आपसे कह रहा है जो सुधाकर है वो आपके रमेश से लंबा है, और राजेश सुधाकर से छोटा है, और कहीं पे राजेश है जो कि आपका सुधाकर से छोटा है, ये बात तो है। उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि देखिएगा रमेश आपका राजेश से बड़ा है या छोटा है, अगर यह बात हमको पता चल जाए, क्योंकि देखिए सुधाकर से दोनों छोटे हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गई। ठीक, सुधाकर से दोनों छोटे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई, लेकिन रमेश और राजेश में कौन बड़ा छोटा है, अगर यह बात पता चल जाए तो सबसे छोटा कौन सा है ये हमको मिल जाएगा। तो देखिएगा, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ तो ये तो पहला गलत ही होगा, क्योंकि सबसे लंबे पे तो सुधाकर है, तो ये वाले का कोई मतलब ही नहीं निकला। दूसरा, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो ये भी नहीं मतलब निकला, क्योंकि सुधाकर तो यहाँ पे सबसे लंबा है। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। क्यों, क्योंकि राजेश की तो बात ही नहीं है, सुधाकर सबसे लंबा है, तो यहाँ पे इसका भी कोई मायने नहीं रखिएगा। राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, अर्थात राजेश अगर सबसे छोटा नहीं है इन तीनों में, तो राजेश से छोटा है आपका रमेश, राजेश से छोटा है आपका रमेश। तब भी तो सुधाकर से रमेश छोटा ही हुआ, हमारा प्रश्न के अनुसार ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि आपका सुधाकर से राजेश छोटा है, ये भी दोनों हमारा सही है, हमारे कथन हमारा प्रश्न दोनों सही है, और ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर निकालने के लिए सही तरीके से मैच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न दिया गया है कि दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां सगुना और वंदना एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई गोल मेज है, उसी के चारों ओर ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए, कहता है कि सभी का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच की बराबर दूरी भी है। ठीक है, अल्पेश भुक्ति और सगुना के बीच में बैठा हुआ है। हमसे कह रहा है जो अल्पेश है वो आपका ध्रुवित, यहाँ पे ध्रुवित था तो ये ध्रुवित है। ठीक है, ध्रुवित अल्पेश जो है वो आपका ध्रुवित और सगुना। ठीक,
के बीच में बैठा हुआ है। हमने ऐसा बना लिया, फिर चेक कर लेते हैं आगे। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिएगा वंदना यहाँ पे बैठेगी, क्योंकि यही खाली है तो यहाँ वंदना बैठेगी। अब देखिएगा आपसे कह रहा है कि जो अल्पेश है, अल्पेश जो बैठा हुआ है ये आपका सगुना और ध्रुवित के बीच में बैठा है, तो हो सकता है कि सगुना यहाँ भी हो सकता है और ध्रुवित यहाँ भी हो सकता है। ठीक, इस स्थान पे सगुना की जगह ध्रुवित, ध्रुवित की जगह सगुना हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कहीं नहीं दिया गया जैसा हमने लिखा है। चलिए अब एक बात को समझते हैं कि कहां से यह स्पष्ट हो जाए कि सगुना जिस तरफ बैठे, ध्रुवित किसी तरफ बैठा हुआ, इनका स्थान पहले फिक्स करना है। ठीक, यही हमको अपने ऑप्शन में देखना है। वंदना अल्पेश के सामने बैठी है, ये तो हमें दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, यहां से ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि सगुना का स्थान दाई तरफ है या बाई तरफ है, ध्रुवित का स्थान दाई तरफ है या बाई तरफ है। ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ये भी बात यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि हाँ बैठे हैं, ये इधर उधर हो सकते हैं। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। तो देखिएगा मित्रों यहां से एकदम करेक्ट हो गया कि जो ध्रुवित है ये अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, अर्थात ध्रुवित का स्थान यही होगा, यह फिक्स स्थान है, तो सगुना का भी यह फिक्स स्थान है। तो हमसे पूछ रहा है कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, तो वंदना के तत्काल बाईं ओर ध्रुवित बैठा है। इस बात का इस कथन से इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, चौथा में कह रहा था ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, तो ये तो बात सही है, लेकिन इससे भी हम अपना यह उत्तर नहीं निकाल पाते कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी का पति है, जो ए है वो आपके बी का पति है। ठीक है, सी ए का पुत्र है, जो सी है वो आपके ए का पुत्र है। ठीक, डी और ई एफ के बच्चे हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो डी और ई हैं, चलिए यहीं पे बना देते हैं डी और ई को, डी और ई हैं जो वो आपके एफ के बच्चे हैं। ठीक, और एफ जो है वो आपके ए और बी की बहू है, ए और बी की आपकी बहू है। अगर ये ए और बी की बहू है तो देखिएगा ध्यान से, ए और बी की बहू है, इसका मतलब है कि सी और एफ आपके पति पत्नी हुए, सी और एफ आपके पति पत्नी हुए। ठीक, तभी तो सी और एफ अगर पति पत्नी होंगे तभी तो आपका जो एफ है वो आपके ए और बी की बहू कहलाएंगे, बी की बहू कहलाएगी। ठीक, चलिए इसका एफ का डी और ई बेटा है। तो हमसे कह रहा था सी और एफ के बीच का संबंध क्या है, तो हमने तो निकाल लिया ठीक कि ये पति पत्नी होंगे, लेकिन हो सकता है कि ए के और भी बेटे हों। तो अगर ए के एक से ज्यादा बेटे होंगे, एक के अगर ए से ज्यादा बेटे होंगे, ठीक, एक से ज्यादा बेटे होंगे, तो यह जरूरी नहीं है ना कि एफ आपके सी की ही पत्नी हो सकता है वो किसी दूसरे की हो, तीसरे की हो। तो अब हमें कथन में यह देखना है, अपने ऑप्शन में यह देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो इस बात की पुष्टि कर दे कि सी अकेला है। अगर सी अकेला है तो बेशक ये जो एफ है वो सी की ही पत्नी कहलाएगी। तो आप मित्रों ऑप्शन बी को देखिएगा कि सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। अगर सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है तो ये जो एफ है ये हर हाल में सी की ही पत्नी कहलाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ए और बी सी और डी के बच्चे हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो ए और बी हैं, ए और बी हैं, ये आपके सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है, ए जो है एक लड़का है। ठीक, ए एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं। ठीक, ए एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं, जबकि बी के तीन भाई हैं। ठीक, कह रहा है कि जबकि बी के तीन भाई हैं। तो देखिएगा सी और डी के दो बच्चे हैं, ए और बी, सॉरी सी और डी, ए और बी सी और डी के बच्चे हैं, ए इसमें से लड़का है और उसकी दो बहनें हैं। तो चलिए एक बहन कौन है अभी हमें नहीं पता है, एक बहन और हो जाएंगी, ए के दो बहनें हैं,
ए की 2 बहनें हो गई और बी के 3 भाई हो गए। ठीक, बी के 3 भाई हो गए। अब समझते हैं कि सी और डी के कुल कितने बच्चे हैं। ऑप्शन को गौर से देखिएगा मित्रों। ई ए की बहन है। अगर आपकी जो ई है वो ए की बहन हो जाएगी तो क्या इससे यह बात निकल जाएगा या इससे यह बात हो जाएगा कि आपका, क्या इससे यह बात निकल के आएगा कि नहीं, इससे क्या कहते हैं, ई जब आपकी बी की ई ए की बहन है तो बी क्या है, बहन है कि भाई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। गौर से समझिएगा। ई ए की बहन है तो इससे एक तो बहन मिल गई, लेकिन बी क्या है, बहन है कि भाई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आपका कथन एक सही नहीं होगा। बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। बी, यह सी की बेटी है। गौर से समझिएगा मित्रों। बी ई की बहन है, बी ई की बहन है, ठीक है, बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। कौन, ई। ठीक, समझ गए होंगे। बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है, यानी कि ई जो है आपके सी की बेटी है और ई की बहन बी है, अर्थात हमें 2 बहनें मिल गईं, बी और ई हमारी ए की दोनों बहनें मिल गईं। तो अब मित्रों ध्यान से देखिएगा कि हमारा कह रहा है कि सी और डी के कितने बच्चे हैं, क्या यह हमारा यहां से निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा कि ऑप्शन बी से आपका, ऑप्शन बी से आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी से आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि बी के 3 भाई हैं तो ए एक है, 2 और भाई हैं। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी को देखिएगा। एफ और जी ए के भाई हैं, तो ए आपका तो था ही, इसके 2 भाई और हैं, ए था, एफ भी हो गए, जी भी हो गए। तो ये देखिएगा कि एफ और जी ए के भाई हैं, यानी ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दोनों माना था, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दोनों माना था, ठीक है, लेकिन इसका दोनों उत्तर सही है। आयोग ने बाद में इसके प्रश्नों को दोनों उत्तर माना था, जो दोनों में से किए थे दोनों को सही दिया था, लेकिन जो इसका सबसे प्रबल आंसर है, प्रबल आंसर आपका बी है, क्योंकि बी से ही आपको आपका जवाब, आपके प्रश्नों का जवाब मिल जा रहा है। सी और डी के कितने बच्चे हैं ये आपका ऑप्शन बी से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी एग्जाम में मे बी फिर आता है तो आप देखिएगा सी को प्रबल आंसर आप नहीं मान सकते हैं, सी को आप प्रबल आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि एक या तीनों भाई अगर निकाल देते हैं, गौर से समझिएगा कि ए के अगर आप तीनों भाई को निकाल देते हैं, अगर आपके ए के 3 भाई हैं, तो अगर हम इससे देखते हैं कि ए के 3 भाई हो गए एफ और जी, तो बेशक हम ये समझ जाएंगे कि अगर बी है तो बी बहन होगी, तो इसका भी कोई बहन होगी, जो हमें नहीं पता है। ठीक है, जो हमें नहीं पता है, तो इसलिए इसके इस प्रश्न के दोनों उत्तर होंगे, दोनों उत्तर होंगे, बी और सी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता पड़ेगी। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है और एक कंसर्ट देख रहा है। ठीक, एक कंसर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा हुआ है। दिनेश आपका बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका दिनेश बैठा हुआ है। ठीक, फिर कह रहा है कि निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पे बैठा है, 5 के बाद 6 7 8 9, यहाँ पे निमेश बैठा हुआ है। ठीक है, पंक्ति में बैठे कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा मित्रों, आपके प्रश्न में बाईं तरफ का जिक्र तो हो चुका है। ठीक, बाईं तरफ का जिक्र तो कर दिया गया कि बाएं से क्या कंडीशन है। अगर अब हम दाएं से कंडीशन देख लें तो हमारे छात्रों की एक निर्धारित संख्या आ जाएगी। ठीक, तो हमें अपने ऑप्शन में देखना है कि कहां से दाईं तरफ से, किस ऑप्शन में दाईं तरफ से हमको सबसे सटीक ऑप्शन मिल रहा है।
दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र बैठे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं 3 छात्र बैठे हैं, तो पहला तो गलत हो गया। ऐसे ही अब दूसरा देखिएगा, बी वाले में देखिएगा। ठीक, अब बी को देखिएगा। राजेश बाईं ओर से छठी सीट पर बैठा हुआ है। तो अगर राजेश बाईं ओर से छठी सीट पे बैठा है और दिनेश के तुरंत दाएं बैठा है, तो ये बात तो एकदम सही है। लेकिन क्या इससे यह बात कंफर्म होती है? क्या इससे यह बात कंफर्म होती है कि पंक्ति में कुल 9 ही लोग हैं? नहीं होती। इसलिए अभी आपका दूसरा भी सही नहीं है। अब तीसरा देखिएगा। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा हुआ है। ठीक, सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा हुआ है, तो यानी कि सतीश यहाँ पर है। ठीक, बैठा है और निमेश के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, तो ये भी बात एकदम सही है, एकदम सत्य बात है कि वो निमेश के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। तो क्या निमेश के तुरंत बाएं बैठने से यह बात स्पष्ट हो रही है कि दाईं तरफ से इनका क्या है, दाईं तरफ कितने बच्चे हैं, नहीं है, इस बात की तो पुष्टि नहीं हो रही। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा ऑप्शन डी को। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और उसके और दिनेश के बीच में एक छात्र है। गौर से समझिएगा कि प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा हुआ है और उसके और दिनेश के बीच में केवल एक छात्र है। तो ये हो सकता है कि आपका प्रीतेश या तो यहाँ बैठा होगा या तो प्रीतेश आपका यहाँ बैठा होगा। अगर यहाँ बैठा है 7वें पे, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर यहाँ पे भी बैठा है तो ये बात हो गई, स्पष्ट हो जाएगी कि सही है, पंक्ति में कुल 9 ही विद्यार्थी हैं। ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, और अगर यहाँ पे प्रीतेश आपका बैठता है तो भी दिनेश और प्रीतेश के बीच में एक छात्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 9 यहाँ था, 10 11 12 13। तो यानी कि पूरे पंक्ति में 13 छात्र बैठे हैं। यानी कि दोनों कंडीशन में जब दाईं तरफ से हमें कंडीशन दिया गया, तो दाईं तरफ की कंडीशन से हमने देखा तो हमारा प्रश्न का उत्तर दोनों तरीके से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सबसे प्रबल आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रत्येक को एक भिन्न श्रेणी प्राप्त हुई। दीपक ने 10वां रैंक हासिल किया। जो दीपक है आपका, वो 10वां रैंक हासिल करता है। ठीक है, चलिए। और उसके आगे 4 लड़कियां और उसके पीछे 10 लड़के थे। यानी कि दीपक से नीचे की तरफ 10 लड़के हैं। ठीक, 10 बॉयज हैं आपके, 10 लड़के। और दीपक से ऊपरी रैंक में 4 लड़कियां हैं, तो बाकी लड़के होंगे। तो कितने होंगे? 5 बॉयज हो जाएंगे। यहां से तो हमको समझ में आ गया इतनी बातें। ठीक, 5 लड़के होंगे, 4 लड़कियां होंगी, 10वें स्थान पे दीपक है, इसके नीचे 10 लड़के हैं। लेकिन कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो मित्रों देखिएगा, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। ऊपर की कंडीशन तो फिक्स है कि हाँ 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, दीपक 10वें स्थान पे है, इसके नीचे 10 लड़के हैं। लेकिन इसके नीचे कितनी लड़कियां हैं, इस बात का जिक्र हमारे प्रश्न में नहीं किया गया है। क्या इसके नीचे लड़कियां हैं कि नहीं है, इस बात का जिक्र हमारे प्रश्न में नहीं किया गया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे ऑप्शन में हमको यह देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है जो यह बताए कि दीपक के नीचे कुल कितने छात्र हैं। अगर दीपक के नीचे के छात्रों की संख्या हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी तो छात्रों की कुल संख्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि दीपक तक तो 10 छात्र हैं, दीपक के नीचे कुल कितने छात्र हैं यही हमको आपके ऑप्शन से देखना है। ठीक, चलिए। दीपक के आगे 5 लड़के थे, तो यहाँ पे तो 10 बॉयज कह रहा है, 10 लड़के हैं, उनके पीछे 10 लड़के थे, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। कक्षा में कुल 16 लड़के थे, कक्षा में कुल 16 लड़के थे, तो क्या यह बात आपकी सही होगी? तो देखिएगा, कक्षा में 5 लड़के ऊपर हैं, दीपक आपका 6वां है और 10 लड़के नीचे कह रहा है, तो कुल 16 लड़के हो गए। ठीक, कुल 16 लड़के हो गए। तो क्या इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि नीचे लड़कियां हैं कि नहीं है?
यह बात तो स्पष्ट नहीं हुई ना, कक्षा में कुल 16 लड़के हैं, यह बात तो निकल गई, स्पष्ट हो गई, लेकिन हमने क्या कहा था कि आपको यह निकालना है कि नीचे लड़कियां हैं कि नहीं है। तो इससे ऑप्शन बी से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि दीपक के नीचे लड़कियां हैं कि नहीं है। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से 4 कम थी, कुल संख्या से कम थी। देखिए इससे भी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। ठीक, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। अब आप ऑप्शन के तौर पे समझिएगा, गौर से समझिएगा। अभी तक ऑप्शन डी को आप गौर से ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है अभी तक आपको देख रहे हैं 5 लड़के, यहाँ पे दीपक 1 6 10 लड़के, 16 लड़के अगर हैं, अगर कक्षा में कुल 16 लड़के हैं तो मित्रों ऑप्शन डी को देखिएगा, तो इसमें से 4 लड़कियां कम कर दीजिए। तो 4 लड़कियां कम करने का मतलब हुआ कि कक्षा में 12 लड़कियां हैं। 12 लड़कियों का अर्थ यह हुआ कि 4 लड़कियां दीपक से ऊपर हैं, तो 8 लड़कियां दीपक से नीचे रैंक पे हैं। ठीक, अर्थात पूरे क्लास में 28 छात्र हैं। यहाँ से आप ऑप्शन डी से देख रहे हैं कि पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि क्लास में कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं, यानी टोटल छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। इस बात की यह बात हमें कैसे पता चल रही है, तो यह बात हमें पता चल रही है ऑप्शन डी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 64वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। ठीक, दीपिका जो है आपकी, दीपिका 64वें स्थान पे है और ये पंक्ति में अंतिम पे खड़ी है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपक और दीपांकर कहीं पर हैं, ठीक है, दीपक है और दीपांकर है। ये ऐसे भी हो सकता है, दीपांकर ऊपर भी हो सकता है और दीपक नीचे भी हो सकता है। ठीक, दोनों कंडीशन बन सकते हैं। इनके बीच में 4 छात्र हैं, ऐसा हमसे कह रहा है हमारे प्रश्न में। कह रहा है दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 छात्र हैं, तो ऐसे यहां से हो गया। और यहाँ पे अगर दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 छात्र देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अंतर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अंतर आएगा। तो पंक्ति में दीपक किस स्थान पे खड़ा है हमसे पूछ रहा है। देखिएगा मित्रों, अगर इस वाले से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि दीपिका के बाद दीपांकर, दीपांकर से दीपक, इनके बीच में 9 9 4 13 का स्थान का अंतर है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 का, इनके बीच में 4 का, यानी कि 5 का ही अंतर है दीपक और दीपिका के बीच में। तो इसमें से कौन सा सही पुष्टि करेगा दीपक और दीपांकर के स्थान को, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसमें एकदम सही है। ठीक, कह रहा है कि पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। ठीक, तो क्या इससे निकल आएगा दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। यहाँ पे तो हमारे बीच के नंबर दिए गए हैं कि कितने छात्र आगे पीछे हैं, तो क्या यहाँ से यह निकल पाएगा? तो क्या आप यहाँ से निकाल पाएंगे? फिर देखिएगा ऑप्शन सी को देखिए कि दीपक दीपिका से आगे खड़ा है। जो दीपक है वो आपके दीपिका से आगे खड़ा है। दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, तो दीपिका से तो आगे दोनों खड़े हैं, दीपक भी खड़ा है और दीपांकर भी खड़ा है। ठीक, दीपिका दीपांकर से आगे खड़ा है। ठीक, दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है। तो इसमें देखिएगा मित्रों, क्या यहाँ से आपका सही आंसर आएगा? कह रहा है कि जो दीपांकर है वो आपका दीपिका से आगे खड़ा है। तो देखिएगा ऑप्शन डी को एक बार देखिए, फिर से कट कर रहे हैं। दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, खड़ा है, दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, खड़ा है। लेकिन दीपिका और दीपांकर के स्थान क्या हम यहाँ पे चूज कर पाए? नहीं, तो ये गलत है। दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, लेकिन दीपक और दीपांकर का क्या स्थान हम यहाँ से चयनित कर पाए? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, अर्थात
दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, इसका मतलब हुआ कि दीपक दीपांकर से आगे खड़ा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा सीरीज बन रहा है, ये वाला हमारा बनेगा। और इस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि 13वें स्थान में कम कर दीजिए, यहाँ से 51वें स्थान पे रहेगा। यानी कि हमारा जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी से हमारा यहाँ से सही उत्तर हमको प्राप्त होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक आदमी के पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के मूल्य के कुछ नोट हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपए के नोट की संख्या से 50 अधिक है। ठीक, हमसे यही कह रहा है। तो हमसे कह रहा है मित्रों कि तब आपको बताना है कि व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है। ठीक, तो चलिए पहले मान लेते हैं कि जो 20 रुपए के नोट की संख्या है, 20 रुपए के नोट की संख्या, वो हम मान लेते हैं मित्रों x है। ठीक, 20 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, x। ठीक, तो 10 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी, तो 10 रुपए के नोट की संख्या हो जाएगी x। 20 रुपए की नोट की संख्या से 20 अधिक है तो x प्लस 20। एक इक्वेशन ये मिला हमको। फिर देखिएगा 50 रुपए के नोटों की संख्या हमसे कह रहा है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या से 50 अधिक है कौन सा, 10 रुपए का। ठीक, 10 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या, फिर से देखिएगा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोट की संख्या से 20 अधिक है, तो ये तो हो गया। 50 के नोट की संख्या से 50 अधिक है। ठीक, हमसे कह रहा है कि 50 रुपए के नोट की संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, अगर यह निकालना हो हमें 50 के नोटों की संख्या कितनी है, तो पहले पहले तो यह निकाल लेते हैं। कह रहा है कि 10 रुपए के जो नोट हैं, 10 रुपए के जो नोट हैं वो आपके 50 रुपए के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या जो भी है उससे कितना, 50 अधिक है, उससे 50 अधिक है। ठीक, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या अभी तक कितनी थी, चलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या से 50 अधिक है 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखने के बाद फिर निकालते हैं कि कौन सा सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक, हमसे कह रहा है कि 20 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट से 30 अधिक है। तो अगर हम यह निकाल लें कि 20 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट की संख्या से 30 अधिक है, तो क्या इससे हम यह निकाल पाएंगे कि कुल कितनी धनराशि है, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे कि कुल कितनी धनराशि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 50 रुपए के नोट की संख्या 20 के नोट से 30 कम है, इससे भी नहीं निकाल पाएंगे। 10 रुपए के नोट की संख्या सबसे अधिक है और 50 के नोट की संख्या सबसे कम है, इससे भी नहीं निकाल पाएंगे। सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200 है। क्या इससे निकाल लेंगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, समझिएगा। हमसे कह रहा था प्रश्न में कि 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या है सर x। ठीक, फिर इसके बाद में कह रहा है कि 20 जो 10 रुपए के नोटों की संख्या है वो 20 के नोटों की संख्या से 20 अधिक है, अर्थात अर्थात 20 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, ठीक, 20 के नोटों की संख्या आपका x प्लस 20 और 50 का अगर हम निकालेंगे 50 के नोटों की संख्या का, 50 के नोटों की संख्या का जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है, माइनस 50, x प्लस 20 माइनस 50 बराबर आएगा आपका x माइनस 30। ठीक, बराबर x माइनस 30। तो आपसे कह रहा है कि आप x प्लस x प्लस 20 प्लस x माइनस 30 बराबर 200 आपको दिया गया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा
इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक आदमी के पास 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के मूल्य के कुछ नोट हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोट की संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम 20 रुपए के नोटों की संख्या को मान लिए x, तो अगर x है 20 रुपए के नोट की संख्या, तो आप गौर से देखिएगा मित्रों, तो 10 रुपए के नोट की संख्या 20 रुपए के नोट की संख्या से 20 अधिक है, तो यानी कि जो 10 रुपए का नोट आएगा हमारा, 10 रुपए के नोट की संख्या x प्लस 20 होगा, यानी 20 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 20 बराबर 10 रुपए के नोटों की संख्या होगी, ठीक। और जो 50 रुपए के नोटों की संख्या आएगी वो हो गया हमारा 10 रुपए का। कह रहा है 10 रुपए के जो नोटों की संख्या है 50 से 50 अधिक है 50 रुपए से, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, x प्लस 20। x प्लस 20 10 रुपए के नोटों की संख्या थी, इसमें से 50 अधिक का 50 वही घटा दिए, ठीक। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या आ गई x माइनस 30। समझ गए होंगे। यहाँ पे पूरे नोटों की संख्या है बराबर 200 दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू आपका हो गया मित्रों 200। तो 3x बराबर 210, तो x बराबर आ गया आपका 70, ठीक। x बराबर आ गया आपका 70। तो इस आधार पे जब हम निकालेंगे तो कुल कितनी धनराशि है हमको मिल जाएगी, यानी कि सबसे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। तीन व्यक्ति ए बी और सी की आयु क्रमशः दिया गया है मित्रों, ठीक है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है, तो सी की आयु क्या है। आप अनुपात से भी देख लीजिए तो समझ में आ रहा है ए बी सी के अनुपात से। तो ए की आयु आपका 5k हो गया मित्रों, बी की आयु आपका 4k हो गया और सी की आयु आपका 3k हो गया, ठीक। तो ये तो हमको ऐसे भी दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि किससे हमारा सही आंसर आएगा, किस ऑप्शन से हमारा सबसे सटीक आंसर आएगा। ए और बी की आयु में अंतर बी और सी की आयु के अंतर के बराबर है, तो देखिए बिल्कुल सही है। इसका अंतर अगर करेंगे ए और बी में तो इसमें अंतर के आएगा, इसका करेंगे तो के आएगा और के है लेकिन क्या इससे सी की आयु हम निकाल पाए कि सी कितने साल का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। तीनों व्यक्तियों की कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम है। अगर हम इसका औसत भी निकाल देते हैं, कुल आयु जोड़ देते हैं, 100 से कम है, तो 100 से कम है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो इसलिए हम सी की भी आयु नहीं निकाल सकते। कह रहा है आपका कि जो ए है वो आपका सी से 16 वर्ष बड़ा है। चलिए ऑप्शन डी को देखिए। बी की आयु सभी तीनों व्यक्तियों की औसत आयु के बराबर है। इनकी आयु को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो नियतांक के रूप में आएगा, जैसे 5 4 9 3 12, 12 भागे 3 बराबर 4 के आया। क्या 4 के से सी की एग्जैक्ट वैल्यू आ पाई, सी का सही मान आ पाया, वर्ष आ पाया, नहीं। तो देखिए 3 हमने ऑप्शन कट कर दिए तो हमारा वैसे भी ये वाला ऑप्शन सही हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। ए सी से 16 वर्ष बड़ा है, जो ए है आपका वो सी से 16 वर्ष बड़ा है, तो 16 वर्ष हम सी में जोड़ देते हैं, ठीक है। इनको घटा दीजिए तो आ गया आपका 2 के पंचांतर के बाद बराबर 16, तो के बराबर 8 आ गया। अगर के बराबर 8 है मित्रों तो सी बराबर 3k, अर्थात 8 तिरिक 24, 24 साल आ गया, 24 वर्ष का आपका सी होगा, ठीक। चलिए आज इतना ही मित्रों, थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पे हमें सुझाव भेज सकते हैं। जो भी मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक यू।